हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? कैसे बच्चे आप लोग? आप सभी का गुडविल एडुकेयर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं चंदन सर स्वागत करता हूं। कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? गुड। तो स्टूडेंट्स, ऑलरेडी मैंने प्रीवियस क्लासेस में कैशबुक आपको पढ़ाया था और कैशबुक पे 2 लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर में मैंने सिंगल कॉलम कैशबुक डिस्कस किया है। फर्स्ट लेक्चर में विथ कॉन्सेप्ट एक सिंगल कॉलम कैशबुक, सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको जीएसटी बेस्ड सिंगल कॉलम कैशबुक बताया हूं जिसमें जीएसटी का भी ट्रीटमेंट होगा। और आज के क्लास में हम लोग डबल कॉलम कैशबुक पढ़ेंगे, 2 कॉलम कैशबुक पढ़ेंगे, कैश एंड बैंक कॉलम वाले क्वेश्चन विथ कॉन्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। उससे पहले जो भी बच्चे अगर हमारे चैनल पे भी नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और आज के सेशन को फटाफट लाइक करते हुए सेशन की शुरुआत करिए। चलिए पेन एंड पेपर निकालिए और क्वेश्चन करेंगे विथ कॉन्सेप्ट। डन? ओके, सेशन की शुरुआत करते हैं बच्चे। तो आपको जैसा कि टॉपिक दिख रहा है, डबल कॉलम कैशबुक, 2 कॉलम कैशबुक। 2 कॉलम कैशबुक में क्या होता है? कैशबुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम। डबल कॉलम कैशबुक में 2 कॉलम होता है, एक कैश कॉलम एक बैंक कॉलम। सवाल होगा सर डबल कॉलम कैशबुक का फॉर्मेट कैसा होता है, बताइए। तो देखिए, जैसा सिंगल कॉलम कैशबुक का फॉर्मेट होता है सेम वैसा ही डबल कॉलम का भी होता है, बस उसमें सिंगल में अमाउंट का 1 कॉलम था, अमाउंट लिखा हुआ। डबल में 2 हो जाएगा अमाउंट का, एक कैश और दूसरा बैंक, एक कैश फिर बैंक। ठीक है, चलिए हम आपको फॉर्मेट ड्रॉ करके बताते हैं डबल कॉलम कैशबुक का फॉर्मेट कैसा होता है। सबसे पहले ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेना। ठीक है, ये कॉलम रहेगा आपका डेट का, आगे इन पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, कैश, बैंक, अगेन दैट डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, कैश, बैंक। ये डबल कॉलम कैशबुक का आपका फॉर्मेट रहेगा। लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। फॉर्मेट को फिल कर लीजिए। पहला कॉलम डेट का, देन particulars, then voucher number, then LF, then cash, फिर बैंक। पहले कैश कॉलम देन बैंक कॉलम, अगेन डेट, particulars, voucher number, LF, कैश, बैंक। डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, कैश, बैंक, ये डबल कॉलम का फॉर्मेट रहेगा। इसमें क्या आपको ध्यान रखना है कि पैसा आएगा तो देखो ये ना, यहां से कैशबुक 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। यहां से यहां तक जो पोर्शन है ये रिसिप्ट साइड है और यहां के बाद से लेके यहां तक के जो पोर्शन है ये आपको पेमेंट साइड है ना। तो आएगा तो डेबिट में और जाएगा तो क्रेडिट में। जिस डेट को आया वो डेट यहां, जिस रीजन में से आया पैसा 2 ला के वो रीजन। यदि कैश में आया तो कैश कॉलम में फिगर लिखना, यदि बैंक में आया तो बैंक कॉलम में। आया जिस डेट को वो डेट यहां, जिस वजह से पैसा आया 2 लगा के वो रीजन। यदि कैश में आया तो कैश कॉलम में, यदि बैंक में आया तो बैंक कॉलम। जिस डेट को पैसा गया वो डेट यहां, जिस चीज में खर्च हुआ बाई ला के वो रीजन। यदि कैश खर्च हुआ तो कैश कॉलम में फिगर, यदि बैंक से पेमेंट किए हो तो बैंक कॉलम में। सिंपल सी बात है, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी सब लॉजिक वही रहेगा, बस आएगा तो डेबिट में, जाएगा तो क्रेडिट में। यदि कैश में आया तो कैश कॉलम में फिगर, यदि बैंक में आया तो बैंक कॉलम में। यदि कैश गया तो कैश कॉलम से इधर घटेगा, बैंक से गया तो बैंक कॉलम से घटेगा। ये आपका डबल कॉलम का फॉर्मेट है। आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। डन? ओके, अब आगे हम चलते हैं। इस डबल कॉलम कैशबुक से रिलेटेड कई सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हम आपको अभी क्लियर करेंगे और उसके बाद एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। चलिए, सबसे पहले है बैंक अकाउंट नेचर। तो बच्चे जो बैंक अकाउंट का नेचर है ये आपने जब हम आपको पढ़ा रहे थे डबल एंट्री सिस्टम, उस समय मैंने बताया था कि
पर्सनल रियल नॉमिनल का कॉन्सेप्ट आपको हम क्लियर किए थे। तो बताइए बैंक अकाउंट का नेचर क्या है? तो कहोगे सर बैंक अकाउंट का नेचर जो है ये पर्सनल अकाउंट नेचर का है। किस नेचर का है? पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, मतलब किसी ट्रांजेक्शन में कोई अगर रिसीवर है, जैसे मान लो हम बैंक में पैसा जमा किए तो हेयर बैंक इज रिसीवर, डेबिट में लिखना। बैंक से पैसा विड्रॉ किए, बैंक इज गिवर, क्रेडिट में। सिंपल वे में आएगा तो डेबिट में, जाएगा तो क्रेडिट में, ठीक ना? ओके। ओपनिंग बैलेंस से रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर करता हूं। देखो बच्चे, जनरली अगर एक तारीख को आपको बैलेंस दिया है मंथ के बिगिनिंग में, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ठीक है? तो मंथ के शुरुआत में जो ओपनिंग बैलेंस दिया है, दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रीवियस मंथ बिकम्स द ओपनिंग बैलेंस ऑफ करेंट मंथ। तो इसका क्या करना है? अगर कैश इन हैंड मान लो 1000 और कैश एट बैंक 1500 दिया है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में दिया है ना, कैश इन हैंड कैश एट बैंक का मतलब मेरे पास पैसा है। तो इसका क्या करना? डेबिट साइड में, जैसे ये कैश बुक है, डेबिट साइड में सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, कैश का कैश कॉलम में, बैंक का बैंक कॉलम में, ये लिख देना। ओपनिंग बैलेंस अगर कैश इन हैंड और कैश एट बैंक अगर दिया रहे, कैश इन हैंड कैश एट बैंक, तो इसका मतलब ये मेरे पास पैसा है कैश के फॉर्म में और बैंक के फॉर्म में। तो इसका क्या काम करेंगे? इसका काम करेंगे कैश बुक के डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी लिखेंगे, ठीक ना? एक पॉसिबिलिटी ये इससे रिगार्डिंग। दूसरा, मान लीजिए कि इसके जगह पे आपको दिया है, ये ना देके ये दिया है 1 तारीख को कैश इन हैंड और बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश इन हैंड 1000, बैंक ओवरड्राफ्ट 1500। तो अगर कैश इन हैंड और बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, अगर कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दिया है तो दोनों डेबिट में लिखाएगा ओपनिंग, टू बैलेंस बीडी, कैश कैश कॉलम में, बैंक का बैंक कॉलम में। बट कैश इन हैंड और बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है तो कैश इन हैंड तो हमेशा पॉजिटिव बैलेंस होता है, मेरे पास हमेशा पैसा रहेगा, नेगेटिव पैसा नहीं होता है, तो डेबिट में लिखाएगा। बट बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब हुआ कि प्रीवियस मंथ में मैंने जितना मेरा रिसिप्ट आया था उससे ज़्यादा मैंने पेमेंट कर दिया था, तो मेरे खाते का बैलेंस माइनस में है, ओवरड्राफ्ट है, मेरे खाते का बैलेंस माइनस में है, मतलब ओवरड्राफ्ट है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करिएगा बच्चे? जब ओवरड्राफ्ट रहे तो क्या करना है कि कैश के केस में, जैसे दूसरा एग्जांपल बता रहे हैं, कैश के केस में हमेशा टू बैलेंस बीडी डेबिट में लिखिएगा, जितना है कोई एक ही रहेगा ना, सिचुएशन बता रहे हैं। और बैंक वाला जो ओवरड्राफ्ट रहेगा वो बाई बैलेंस बीडी, बैंक का ओवरड्राफ्ट इधर क्रेडिट साइड में माइनस लिख दीजिएगा। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट रहेगा महीने के शुरुआत में तो उसको क्रेडिट में बाई बैलेंस बीडी बैंक कॉलम में लिखिएगा और कैश का तो हमेशा डेबिट में, ठीक है? तो इन एक सिचुएशन हो सकता है कि दोनों पॉजिटिव बैलेंस हो तो दोनों डेबिट में, दूसरा सिचुएशन कि कैश हमेशा पॉजिटिव होगा तो डेबिट में। बैंक ओवरड्राफ्ट इफ गिवन ऑन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ वी विल राइट दैट फिगर इन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, ठीक है? नोट इट। नेक्स्ट, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करता हूं। बच्चे कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन क्या होते हैं? ये पॉइंट क्लियर हो गया। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होते हैं? कॉन्ट्रा एंट्रीज आर दोज एंट्रीज विच अफेक्ट बोथ साइड ऑफ द कैश बुक साइमल्टेनियसली। ऐसे कोई ट्रांजेक्शन जो कैश बुक के दोनों साइड अफेक्ट करे, एक साइड कैश कॉलम, दूसरे साइड बैंक कॉलम, एक साइड बैंक कॉलम, दूसरे साइड कैश कॉलम। तो ऐसे ट्रांजेक्शन जो कैश बुक के दोनों साइड अफेक्ट डालता है उस ट्रांजेक्शन को हम कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन कहते हैं, ठीक है? दो ही ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन के एग्जांपल हैं। एक है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश बैंक में जमा किए। बच्चे जब आप कैश बैंक में जमा किए तो क्या हुआ? आपका एक तरफ डेबिट साइड में बैंक बैलेंस आपका बढ़ा ना, कि क्या कैश आपने बैंक में जमा किया तो बैंक बैलेंस बढ़ा, और इधर क्रेडिट साइड में क्या हुआ कि कैश आपका घट गया। आपने जो ही कैश बैंक में जमा किया, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो डेबिट साइड में बैंक कॉलम में आपका बैंक बैलेंस बढ़ा और क्रेडिट साइड में कैश कॉलम में कैश घटा। तो ऐसे ट्रांजैक्शन जो दोनों साइड कैश बुक को अफेक्ट करता है
उसे कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन कहते हैं। दूसरा, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, कैश बैंक से ऑफिस यूज के लिए विड्रॉ किए। तो बच्चे जब कैश बैंक से ऑफिस यूज के लिए विड्रॉ करेंगे तो डेबिट साइड में कैश कॉलम बढ़ेगा कि बिजनेस में कैश आया, और क्रेडिट साइड में बैंक बैलेंस घटेगा कि बैंक से विड्रॉ हुआ है तो बैंक बैलेंस कम हो गया। ठीक ना। आप देखो जब कैश बैंक में जमा कर रहे हो तो डेबिट साइड में बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, कैश बैंक में जमा करोगे तो इधर बैंक बैलेंस बढ़ेगा और इधर कैश घटेगा। कैश बैंक से विड्रॉ करोगे तो इधर कैश बढ़ेगा और इधर बैंक बैलेंस घटेगा। और कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन केस में एलएफ कॉलम, दिस एलएफ कॉलम में सी लिखते हैं, सी फॉर कॉन्ट्रा, दोनों साइड में एलएफ कॉलम में सी लिखोगे, सी फॉर नॉट चंदन सर, सी फॉर कॉन्ट्रा। ठीक है, ओके। तो यहां पे लिख भी लो कि इन केस ऑफ कॉन्ट्रा एंट्रीज सी इज रिटेन in LF column both side. In case of contra entries, C is written in LF column both side. Contra transaction केस में LF कॉलम में C लिखते हैं दोनों साइड। ये आपको मैंने बता दिया, इससे रिगार्डिंग अगर कुछ नोट करना है तो नोट कर लीजिए। ओके, डन। नेक्स्ट, समझना बहुत जरूरी था ये सब। नेक्स्ट है रिसिप्ट ऑफ चेक एंड बैंक ड्राफ्ट। बच्चे चेक और बैंक ड्राफ्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझिए कि जैसे चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक सेम डे। जैसे मान लो कि कस्टमर से चेक मिला और यदि सेम डे हम चेक को जमा कर दिए तो सेम डे हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज करेगा डेबिट साइड में। अगर किसी कस्टमर से हमें चेक मिला और सेम डे जमा कर दिए, मान लो मोहन हमको चेक दिया, हम बैंक में जमा कर दिए, तो डेबिट साइड में टू मोहन लिख के बैंक बैलेंस बढ़ा दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक सेम डे। जैसे कस्टमर से चेक मिला बट सेम डे जमा नहीं किए, 2 दिन 4 दिन बाद जमा किए, तो आज अगर चेक मिला और बैंक में नहीं जमा किए तो चेक अपने पास ही है, तो उसका एंट्री करेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, जो दिया है मोहन सोहन जो भी दिया है उसका नाम, टू मोहन सोहन जो भी नाम दिया हो कस्टमर, मतलब कि यहाँ पे कस्टमर जो भी कस्टमर चेक दिया है। तो मान लो कोई कस्टमर हमें चेक दिया लेकिन हम चेक को बैंक में जमा नहीं किए, चेक अपने पास आ गया, चेक इन हैंड डेबिट टू कस्टमर। ठीक है, ओके। बाद में 2-4 दिन बाद जैसे ये एंट्री हो गया रिसीव्ड के केस का, किस केस का, जिस दिन मिला था तब के केस का। और जब ये चेक बैंक में जमा करेंगे तब क्या होगा, जमा करेंगे तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, जिस दिन जमा करेंगे उस दिन बैंक बैलेंस बढ़ेगा हमारा। तो डेबिट साइड में टू चेक इन हैंड लिख दीजिएगा, टू चेक इन हैंड लिख के बैंक कॉलम में बैलेंस बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, फिर समझो, अगर कोई कस्टमर चेक दिया, अगर आज जमा नहीं किए हो तो आज चेक अपने पास है, उसका जर्नल एंट्री होगा चेक इन हैंड डेबिट टू कस्टमर, आज बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा। बाद में जिस दिन ये चेक जमा करेंगे बैंक में उस दिन बैंक बैलेंस बढ़ेगा, और जब बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो उस दिन क्या करिएगा, डेबिट साइड में टू चेक इन हैंड लिख के उस दिन बैंक बैलेंस बढ़ाइएगा जिस दिन जमा करिएगा। ठीक है, चलिए, पॉइंट क्लियर है आपको। नेक्स्ट, पेमेंट बाय चेक। ए बच्चे, अगर कोई भी पेमेंट आप चेक से करते हो, किसी को भी करते हो, चाहे एक्सपेंस के बदले में या किसी पार्टी को पेमेंट चेक से करते हो, तो चेक से पेमेंट करोगे तो आपका बैंक बैलेंस क्या होगा, घटेगा। तो क्रेडिट साइड में जाके बैंक कॉलम में से पैसा कम कर दीजिएगा, जिसको पेमेंट करेगा उसका नाम लिख दीजिएगा। नेक्स्ट, डिजॉनर ऑफ चेक। जैसे बच्चे कोई चेक डिजॉनर हो गया, जैसे हमको किसी ने चेक दिया था, वो चेक डिजॉनर हो गया, तो जब दिया था तो बैंक बैलेंस बढ़ाए थे, और डिजॉनर हो जाएगा तो बैंक बैलेंस घटा देंगे। तो क्या करिएगा इस केस में, क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम को कम कर दीजिएगा, और जो दिया था उसका नाम लिख दीजिएगा बाई करके, मतलब बैंक बैलेंस घटा दीजिएगा। ठीक ना, ओके। चेक जमा किए थे तो बैंक बैलेंस बढ़ा था, चेक डिजॉनर होगा तो बैंक बैलेंस घटेगा क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट, कैश डिस्काउंट। बच्चे आपको पता है कि कैश डिस्काउंट जो होता है
दो तरह का होता है, एक डिस्काउंट अलाउड और दूसरा डिस्काउंट रिसीव्ड। एक होता है डिस्काउंट अलाउड और दूसरा होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउड मेरे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, डिस्काउंट रिसीव मेरे बिजनेस के लिए इनकम है। ये एक्सपेंस है और ये इनकम है। जैसे हमें कोई पेमेंट देगा तो हम उसको छूट देंगे, हम किसी को पेमेंट दिए तो मुझे किसी ने छूट दिया। ठीक है, तो कुल मिला के हम यहां पे पढ़ रहे हैं 2 कॉलम कैश बुक में कैश एंड बैंक कॉलम। तो कैश एंड बैंक कॉलम वाले केस में डिस्काउंट का कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं होगा, आप चाहो तो उसका जर्नल एंट्री में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, 2 कॉलम कैश एंड बैंक कॉलम वाले में डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग नहीं होगी, इसकी रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्री में होगी। नेक्स्ट, बैलेंसिंग ऑफ कैश बुक। लास्ट में बैलेंसिंग आपको करना है, जैसे सिंगल कॉलम में बैलेंसिंग किए थे ऐसे डबल कॉलम में भी बैलेंसिंग करेंगे। जैसे मान लो बच्चे, ये कैश की कॉलम है और ये बैंक का है, ये डेबिट साइड का है। ऐसे ही मान लो क्रेडिट साइड में भी कैश का कॉलम है और बैंक का कॉलम है। सारे ट्रांजैक्शन को लिखने के बाद आप यहां पे लाइन ड्रॉ करते हो ना, टोटल रिसिप्ट कैश का कर लेना, यहां पे बैंक का कर लेना। ऐसे ही इधर साइड में टोटल पेमेंट, कुल कितना पैसा गया है, ये कैश का पेमेंट और ये बैंक का। फिर एक बात याद रखना कि कैश का रिसिप्ट हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पेमेंट। तो कैश का फिर एक लाइन छोड़ के यहाँ पे टोटलिंग कर लेना, वही टोटलिंग यहाँ पे लिख देना और बैलेंसिंग से यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी, कैश का कितना सीडी आया। बैंक के केस में दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकता है, मे बी रिसिप्ट ज्यादा हो सकता है, तो रिसिप्ट ज्यादा है तो बैलेंसिंग यहां पे होगा जैसे कैश का किए वैसे ही। अगर पेमेंट ज्यादा है तो इसका टोटलिंग यहां लिखेंगे, वही टोटलिंग यहां लिखेंगे और यहां पे टू बैलेंस सीडी बैंक का लिखेंगे। अगर बैंक का पेमेंट ज्यादा है तो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा, ठीक है ना, क्योंकि बैंक के साथ पॉसिबिलिटीज है कि जितना पैसा आया है उससे ज्यादा पेमेंट कर दे, बट कैश के साथ पॉसिबिलिटीज नहीं है, कैश जितना आया है उससे ज्यादा पेमेंट नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। चलिए मान लीजिए बैंक का भी रिसिप्ट ज्यादा है तो बैंक का भी टोटलिंग यहाँ पे कर दिए, वही टोटलिंग बैंक वाला यहाँ पे कर दिए, बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी, इस महीने का सीडी अगले महीने की 1 तारीख को क्या बन जाएगा बच्चे, बीडी। ठीक है, चलिए ये बैलेंसिंग हो गया, लास्ट में करेंगे। मतलब यहाँ पे हम बैलेंसिंग ऑफ कैश में बता दें कि कैश कॉलम हमेशा डेबिट बैलेंस शो करेगा। डेबिट बैलेंस का मतलब कि डेबिट साइड का टोटलिंग ज्यादा होगा, बट बैंक कॉलम जो है में शो इधर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। मे बी डेबिट बैलेंस हो सकता है, मे बी क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। नोट इट। हो गया, डन, ओके। चलिए अब आपके सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन अभी फ्रेश फॉर्म में है, आपको समझ में भी आएगा। हो गया, डन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उससे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम। हमें कैश बुक में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है कैश एंड बैंक कॉलम वाले कैश बुक में। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चे, सबसे पहले फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे कैश बुक का। चलिए लिखिए कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम, मतलब कि डबल कॉलम कैश बुक है तो मैंने लिख दिया कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम। सबसे पहले फॉर्मेट ड्रॉ करिए सही बच्चे, एक लाइन ड्रॉ करिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक। इस और कॉपी में जब भी बनाइएगा डबल कॉलम कैश बुक तो हॉरिजेंटल फॉर्म में, कॉपी को ऐसे करके हॉरिजेंटल, वर्टिकली नहीं, हॉरिजेंटल फॉर्म में, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहला कॉलम रहेगा डेट का, डेट कॉलम रहेगा, देन पर्टिकुलर्स कॉलम रहेगा, देन वाउचर नंबर, देन एलएफ कॉलम रहेगा, फिर कैश बैंक, अगेन डेट,
डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स कॉलम, वाउचर नंबर, LF, कैश बैंक, ये हमारा कॉलम रहेगा। डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, चलिए इस फॉर्मेट को फिल कर लीजिए। डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, कैश बैंक, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, कैश बैंक। ये लेफ्ट साइड जो रहेगा बच्चे, ये डेबिट साइड और राइट साइड क्रेडिट साइड रहेगा। डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, कैश बैंक, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड, ये फॉर्मेट है। सबसे पहले सभी बच्चे ये फॉर्मेट ड्रॉ करिए। डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, कैश बैंक, अगेन डेट। ड्रॉ हो गया फॉर्मेट, डन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं क्या लिखा है। इसमें ध्यान रखना है, कोई भी पैसा आएगा किसी भी ट्रांजैक्शन से तो डेबिट में लिखेगा और जाएगा तो क्रेडिट में। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा होता है, मतलब जिस क्रम में ट्रांजैक्शन दिया है उसी क्रम में रिकॉर्ड होगा। मतलब ट्रांजैक्शन कैश बुक में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड होता है, मतलब डेट वाइज रिकॉर्ड होता है। ठीक ना, ये नहीं कि कोई डेट पहले लिख दिया कोई डेट बाद में, ऐसा नहीं, सिस्टमाइजेशन के साथ। चलिए हम ट्रांजैक्शन को रीड करते हैं। क्या लिखा है पहला ट्रांजैक्शन, जनवरी 1 को दिया है हमें कैश इन हैंड 4000 और कैश एट बैंक 12,000। तो सबसे पहले ये 1 जनवरी का जो ट्रांजैक्शन है, ओपनिंग बैलेंस कैश इन हैंड 4000 और कैश एट बैंक 12,000, यहाँ पे दोनों ही ओपनिंग बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस है, तो ये डेबिट साइड लिखाएगा कैश बुक के। कैश वाला कैश कॉलम में, बैंक वाला बैंक कॉलम में। अगर यहीं पे बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन होता, अगर दिया होता, तो उस केस में बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस BD लिखा था बैंक कॉलम में। बट दोनों ही बैलेंस पॉजिटिव है, कैश इन हैंड कैश एट बैंक। जनवरी 1 को कितना है, 4000 और 12000। चलिए डेबिट साइड में लिखिए जनवरी 1 को। सेशन क्या है, डेट ईयर 2023। चलिए सबसे पहले यहाँ पे सेशन लिख दीजिए 2023 जो ईयर है, 1 जनवरी का है। टू बैलेंस BD, कैश है 4000 और बैंक बैलेंस है 12000। कैश है 4000, बैंक बैलेंस है 12000, यही है ना। चलिए ये फिगर हमने लिख दिया। इधर भी टिक लगा रहे हैं डेट का, उधर भी टिक लगा रहे हैं ताकि समझ में आता रहेगा ये फिगर लिखना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ये लिख दिया डेबिट में। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स फॉर कैश 13,200। गुड्स कैश में बेचे हैं 13,200 का, 13,200 का गुड्स कैश में बेचे हैं। तो बच्चे गुड्स बेचे हैं आप, तो आपको क्या तारीख को बेचे हैं, 4 तारीख को गुड्स बेचे हैं। तो कैश में, तो कैश आया है 13,200 टू सेल्स अकाउंट। कैश आया है तो कैश कॉलम में फिगर लिख दीजिएगा, कैश कॉलम में 13,200 टू सेल्स अकाउंट। ठीक ना, ओके। नेक्स्ट क्या है देखिए, नेक्स्ट है रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश। 5 तारीख को सुरेश से पैसा मिला है। कितना मिला है, 2500 रुपया। तो कुछ नहीं बोला कि क्या मिला, कैश मिला कि बैंक में मिला, तो एज्यूम करना कैश मिला। 2500 रुपया सुरेश से मिला है। सुरेश से पैसा मिला है, तो सुरेश से पैसा मिला है 2500, तो कैश हमारा बिजनेस में बढ़ेगा। टू सुरेश लिखाएगा 5 जनवरी को, 5 जनवरी को सुरेश से पैसा मिला है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, 6 तारीख को रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम रवि एंड इमीडिएटली डिपोजिटेड इनटू बैंक 6400। बच्चे रवि से चेक मिला है और चेक को तुरंत बैंक में जमा किए हैं, तो बैंक में जमा किया तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। ठीक ना, चलिए रवि से चेक मिला है और बैंक में आपने जमा किया है, तो आपका यहाँ पे बैंक बैलेंस बढ़ेगा 6400 से। ठीक ना, आपको रवि से चेक मिला है तो यहाँ पे 2 रवि लिख के बैंक बैलेंस बढ़ा दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट है 7 तारीख को
सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ बाय चेक 7,600। ऑफिस स्टाफ को चेक से सैलरी पे किए हैं, ऑफिस स्टाफ को चेक से सैलरी पे किए हैं। तो बच्चे जब सैलरी चेक से पेमेंट किए हैं तो आपके बैंक बैलेंस में पैसा आ रहा है कि जा रहा है? कहोगे सर बैंक से जा रहा है। तो कितना जा रहा है? 7,600 ये जा रहा है। तो चलिए, आपने 7 जनवरी को सैलरी पे किया है तो बाय सैलरी अकाउंट और पैसा बैंक से गया, बैंक कॉलम से, ठीक ना? ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 10 तारीख को पेड सुधीर बाय चेक, पेड सुधीर बाय चेक 5,000। मतलब हम सुधीर को चेक से पेमेंट किए हैं 5,000। तो सुधीर को चेक से पेमेंट किए हैं तो मेरा पैसा जाएगा बाय सुधीर, बाय सुधीर 5,000 हमारे बैंक से कम हो गया। नेक्स्ट 12 तारीख को है पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1200 रुपया ट्रैवलिंग एक्सपेंस का पे किए। ओके, 1200 ट्रैवलिंग एक्सपेंस का पे किए तो हमारा पैसा गया। यहाँ पे कितने तारीख को पे किए ट्रैवलिंग एक्सपेंस का? 12 तारीख को 1200 पे किए हैं। यहाँ पे 12 जनवरी को बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ठीक है। किस तरह से पे किए हैं, कैश में कि चेक में, ये दिया हुआ नहीं है तो एज्यूम करना कि कैश में पे किए 1200, ठीक है। नेक्स्ट कैश परचेजेज 8,000, कैश परचेजेज 8,000, ठीक ना। कैश परचेजेज का मतलब होता है गुड्स परचेज इन कैश। 15 जनवरी को है 8,000 रुपया कैश परचेजेज में। तो 8,000 का गुड्स आपने खरीदा है बाय परचेजेज अकाउंट। कब खरीदा है? 15 जनवरी को बाय परचेजेज अकाउंट 8,000, ठीक ना। गुड्स कैश में खरीदे हैं तो गुड्स कैश में खरीदे तो पैसा गया है, बाय परचेजेज लिख के घटा देंगे। नेक्स्ट क्या है? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 10,000, कैश बैंक में जमा किए 10,000 16 तारीख को कैश बैंक में जमा किए। अब यदि ये ध्यान रखना है, कैश बैंक में जमा किए तो एक तरफ आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, दूसरी तरफ कैश घटेगा। और ये एंट्री कौन सा एंट्री है? कौन सा वर्ड आपके दिमाग में क्लिक कर रहा है? क्योंकि सर कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक ना, कि कैश बैंक में जमा किए या कैश बैंक से निकाले। ये वर्ड सुनते ही दिमाग में कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन क्लिक करेगा और दोनों तरफ ट्रांजेक्शन करिएगा और LF कॉलम में C लिखिएगा, ठीक ना। ओके, तो 16 तारीख को कैश बैंक में जमा किए हैं 10,000, ठीक ना। 16 जनवरी को कैश बैंक में जमा किए, देखिए कैसे लिखते हैं, 16 जनवरी को कैश बैंक में जमा किए। इधर बैंक बैलेंस बढ़ेगा 10,000 से जितना जमा किए हैं, और इधर कैश घटेगा क्योंकि जमा किए कैश घटा, ठीक ना। 16 जनवरी को हुई। अब देखो समझो मेरी बात, सबसे पहले ऐसे ट्रांजैक्शन में आप फिगर अमाउंट कॉलम में लिख लें, बैंक में जमा किए तो बैंक बैलेंस बढ़ा और कैश घटा। अब नरेशन क्या लिखेंगे ये देखो, मतलब डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। बैंक में जमा किए तो यहां पे लिख दीजिएगा टू कैश, कि बैंक में जमा हुआ है कैश, और LF में C लिख दीजिएगा, C फॉर कॉन्ट्रा। यहां पे कैश घटा है, वाई? क्योंकि बैंक में जमा किए हैं, और LF कॉलम में C लिख दीजिएगा, C फॉर कॉन्ट्रा। कुछ समझ में आया कि यदि फिगर बैंक कॉलम में लिखाया है तो यहां पे लिखाएगा कैश, कि कैश जमा किए हैं बैंक में। यदि फिगर कैश कॉलम में लिखाया है तो यहाँ पे लिखाएगा बैंक, कि बैंक में जमा किए हैं इसलिए कैश घटा है, LF में C लिखा गया। आगे समझ में ना? ओके, नेक्स्ट है कैश सेल्स, कैश सेल्स 15,100। कैश सेल कितना है? 15,100। 20 तारीख को हम 15,100 रुपए का कैश सेल किए। कैश सेल का मतलब होता है गुड्स सोल्ड इन कैश। कैश सेल का मतलब क्या होता है? गुड्स सोल्ड इन कैश। तो 20 तारीख को 15,100 रुपए कैश सेल किए, तो कैश कॉलम में 15,100 यहां पे आएगा और यहां पे लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट। 20 जनवरी को हमने सेल किया है तो कैश कॉलम में 15,100 आया। नेक्स्ट क्या है?
परचेज मशीनरी एंड पेमेंट मेड बाय कैश 6800। बच्चे मशीनरी परचेज की और पेमेंट, परचेज मशीनरी पेमेंट मेड बाय कैश 6800। मशीनरी परचेज के पेमेंट कैश में किए हैं 6800। तो मशीनरी परचेज के पेमेंट कैश में किए तो कैश घटेगा 6800 से, और यहां लिख दीजिए बाय मशीनरी। कितने, किस डेट को खरीदे थे? सेम डेट 20 तारीख को ही, 20 जनवरी को। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या है, यहां तक हो गया। नेक्स्ट, पेड वेजेज फॉर इरेक्शन ऑफ एवं मशीनरी 400। बच्चे जैसे आपने मशीनरी खरीदा था और कभी भी इस मशीनरी के इरेक्शन मतलब इंस्टॉलेशन से रिगार्डिंग जो पेमेंट करोगे, वेजेज वर्कर को दोगे, इसके लिए क्या वेजेज लिखोगे कि मशीनरी लिखोगे? कहोगे सर जब हम आपको जर्नल एंट्री सिखा रहे थे तो आपको क्या बताए थे कि जब कोई भी असेट्स खरीदेंगे उसके इंस्टॉलेशन, कैरेज वगैरह में जो भी खर्चा होगा उस एसेट्स के कॉस्ट में ऐड करते हैं। तो मशीन खरीदे थे और उस मशीन से रिगार्डिंग वेजेज पे कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन से रिगार्डिंग, तो इसके लिए मशीन में ही डेबिट कर देंगे 400 रुपया 21 तारीख को, 21 जनवरी को बाय मशीनरी लिख के 400 रुपया इसी में लिख दीजिएगा, मशीनरी वाले में ही। नेक्स्ट, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 7500। बैंक से ऑफिस यूज के लिए निकाले। जा सोचो कि हम बैंक गए और बैंक से पैसा विड्रॉ किए बिजनेस के ऑफिस के लिए, तो बैंक से विड्रॉ किए तो बैंक बैलेंस घटेगा और बिजनेस में अवेलेबल कैश बढ़ेगा। चलिए इसका एंट्री करते हैं। 22 को 7500 विड्रॉ किए हैं, तो ऐसे समझो 22 जनवरी को विड्रॉ किए हैं, तो यहाँ पे 22 जनवरी लिख दिए, यहां भी 22 जनवरी लिख दिए क्योंकि ये कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन है। बैंक से विड्रॉ किए, बैंक से विड्रू किए, समझिएगा बैंक से विड्रू किए तो बैंक बैलेंस घटेगा 7500 से और बिजनेस का अवेलेबल कैश बढ़ेगा 7500 से। ठीक ना, अब समझिएगा ये लिख दिए। अब अगर फिगर बैंक कॉलम में यहां पे है तो यहां पे लिखोगे कैश, कि बैंक से कैश विड्रॉ किए हैं और एलएफ में सी। यहां फिगर अगर कैश कॉलम में है तो यहां पे लिखोगे बैंक, कि बैंक से विड्रॉ किए हैं और एलएफ कॉलम में सी। समझ में आ रहा है कॉन्ट्रा, कि बैंक से विड्रॉ किए तो बैंक बैलेंस घटा, कैश बढ़ा, और ये नरेशन वहां बैंक है यहां कैश लिखाएगा, यहां कैश में फिगर है यहां बैंक लिखाएगा, एलएफ में सी लिखा गया, सी फॉर कॉन्ट्रा। ठीक है, सेम डेट को ट्रांजेक्शन दोनों साइड हुआ है कॉन्ट्रा। नेक्स्ट, नेक्स्ट हो गया, ये हो गया। रिसीव अ चेक फ्रॉम अनिल एंड डिपोजिटेड इनटू बैंक 4600। बच्चे अनिल से चेक मिला और चेक हम बैंक में जमा कर दिए 4600 का। चेक मिला है 27 जनवरी को 4600 का। चलिए 27 जनवरी को तो टू अनिल कितने का चेक मिला है? 4600 का अनिल से चेक मिला तो बैंक बैलेंस बढ़ गया। नेक्स्ट, अनिल चेक रिटर्न बाय बैंक डिजॉनर्ड 4600। बच्चे अनिल चेक दिया था, बैंक में बढ़ाए थे, अगर अनिल का चेक डिजॉनर हो जाएगा तो फिर से बैंक बैलेंस क्या होगा? कम हो जाएगा। डिजॉनर मतलब बाउंस हो गया, चेक क्लियर नहीं हो पाया, फिर से अनिल मेरा डेटर बन जाएगा। तो कितने का है? 4600 का 27 जनवरी को बाय अनिल 4600। आपके दिमाग में क्लिक कर रहा होगा क्या सर ये भी कॉन्ट्रा है? नहीं, ये तो पहली बात डेट अलग अलग हो गया और दूसरी बात इसमें ये हो गया, एक सेकेंड, अनिल यहां चेक दिया था हमें 23 को दिया था, अनिल चेक दिया था 23 को, जमा 23 को किए थे, डिजॉनर 27 को हुआ। पहली बात तो डेट अलग अलग हो गया और दूसरी बात बैंक कॉलम में ही दोनों ट्रांजेक्शन है। ठीक ना, ये कॉन्ट्रा नहीं है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है परचेज और कंप्यूटर एंड पेमेंट मेड बाय चेक 8000। बच्चे कंप्यूटर परचेज किए, पेमेंट चेक से किए, तो बताओ जब कंप्यूटर परचेज करोगे तो कौन सा वर्ड लिखते हैं? कंप्यूटर लिखेंगे कि ऑफिस इक्विपमेंट? कहोगे सर ऑफिस इक्विपमेंट, तो लिखिए बाय ऑफिस इक्विपमेंट। ठीक ना,
8,000 का पेमेंट चेक से किए हैं, तो यहां पे ऑफिस सीक्वेंस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ये वाला हो गया। नेक्स्ट है पेड चैरिटी। चैरिटी पे किए 120 रुपया, तो चैरिटी पे करने से मेरा पैसा गया। कितने तारीख को पे किए हैं? 30 तारीख को। तो बाय चैरिटी 120 रुपया गया। नेक्स्ट क्या है? पेड इनटू बैंक 31 को। पेड इनटू बैंक का मतलब होता है बच्चे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक का मतलब क्या होता है? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश बैंक में जमा किए। तो जब कैश बैंक में जमा किए तो आपका बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ेगा और अवेलेबल कैश घटेगा 12,000 से, जितना जमा किए हैं, ठीक है। चलिए नोट करिए, मंथ के आखिरी डेट को 31 जनवरी को आप बैंक में पैसा जमा किए। क्या सिखाए हैं? कैसे लिखने को? बैंक में जमा किए तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा। पहले बैंक बैलेंस बढ़ा दीजिए जितने का है, और बिजनेस का कैश घटेगा। ये काम पहले कर दीजिए, ठीक ना। 31 जनवरी को कि आप 31 जनवरी को बैंक में पैसा जमा कर रहे थे, बैंक बैलेंस बढ़ा और अवेलेबल कैश घटा, ये लिख दिए। अब देखो पैसा बैंक में बढ़ा है तो यहां पे लिखा आएगा टू कैश, कि पैसा कैश बैंक में जमा की, एलएफ में सी। कैश क्यों घटा है? क्योंकि बैंक में जमा किए, यहां लिखा बाय बैंक, और एलएफ में सी, सी फॉर कॉन्ट्रा। आया समझ में? ओवरऑल 1 2 3 ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रा है। आपका कहना है कि क्या सर हम भी पेन चेंज करके लिखेंगे? नहीं, हम तो आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। एक बार आप समझ जाओगे आप लिख दोगे, ठीक ना। ओके, चलिए सारा ट्रांजेक्शन हमारा हो गया है, सभी ट्रांजेक्शन। अब हम क्या करेंगे? बैलेंसिंग करेंगे। चलिए बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग करेंगे तो लाइन ड्रॉ करिए। लास्ट ट्रांजेक्शन का लेवल क्या है? ये इस लेवल पे दोनों साइड में सेम लेवल पे लाइन ड्रॉ करना है, सेम लेवल पे। ये रिसिप्ट साइड है, यहाँ पे लिखिए टोटल रिसिप्ट, कुल कितना पैसा आया। और ये पेमेंट साइड है, इधर लिखिएगा टोटल पेमेंट, ठीक है। चलिए इस रिसिप्ट कॉलम का टोटलिंग यहाँ पे लिखिए, इस बैंक कॉलम मतलब कैश कॉलम का यहाँ पे, बैंक कॉलम का यहाँ पे कैश कॉलम का, यहाँ पे बैंक कॉलम का। जल्दी टोटलिंग करके लिखिए फटाफट, जल्दी से टोटलिंग करके सही बच्चे लिखिए। टोटलिंग अपने से करिएगा, सभी स्टूडेंट्स टोटलिंग करिए खुद से, जल्दी से टोटलिंग आप लोग करिए। इसका करेंगे तो इसका आएगा, जल्दी से करिएगा, 42,300, और इसका आएगा 45,000, 45,000। चलिए उसका टोटलिंग करिए जल्दी से। इसका आएगा 38,520, जल्दी से करिए। इसे करेंगे 32,700 आएगा, ठीक है। ये टोटलिंग कर लिए। चलिए टोटलिंग करने के बाद आप देखो, थोड़ा सा उसको ऊपर कर दें हल्का सा, हाँ। अब देखिए, अब बच्चे कैश का हमेशा रिसिप्ट ज्यादा होगा, बैंक का भी इसमें रिसिप्ट ज्यादा है, दोनों में रिसिप्ट ज्यादा है। चलिए तो यही टोटलिंग को यहां पे एक लाइन छोड़ के 42,300 और 45,000 ये लिख दीजिए, एक लाइन छोड़ के नीचे में डबल लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, ठीक है। फिर वही टोटलिंग को यहाँ पे लिख दीजिए, इधर भी लिखो 42,300 और इधर 45,000 और यह डबल लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। ओके, अब बैलेंसिंग करेंगे, ध्यान रखिएगा कैसे करते हैं। जीरो में कितना जगह जीरो आ जाए, जीरो। दो में कितना जगह नीचे जीरो आए, 2 8 10 का शून्य कैरी 1, 5 और 1 6, 6 7 13 का 3 कैरी 1, 8 1 9 9 3 12 का 2 कैरी 1,
3 और 1 4 हो गया, 3780 है। इसमें कितना आएगा 00, 7 3 10 का 0, कैरी 1, 2 1 3 और 2 5, 3 और 1 4, 12,300। यहाँ पे लिख दीजिए बाई बैलेंस CD। कौन सा महीना है? जनवरी, आखिरी डेट को 31 जनवरी को। इस महीने का CD अगले महीने की 1 तारीख को इधर लिखिएगा। 1 फरवरी को टू बैलेंस BD कितना था 3780 और ये कितना आया था 12,300। ये अब फिर फरवरी में जो भी पैसा आएगा डेबिट में आ जाएगा तो क्रेडिट में। ये आपका कैश बुक कंप्लीट हो गया। यहाँ तक आपको करना था। चलिए अब आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। चलिए बच्चे इसको नोट कर लीजिए, सभी स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिए। ये कंप्लीट हो गया आपका कैश बुक। हो गया, चलिए डन। अब ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, बच्चे आपको ऑनलाइन समझ में आता है, आप चाहते हो सर से ऑफलाइन पढ़ना, तो आप ऑफलाइन पढ़ने के लिए गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर में ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस वाराणसी में लंका पे है। आप लंका पे आएंगे, BHU के नजदीक रविदास गेट है, रविदास गेट के पास लंका थाना है, थाना के जस्ट बगल में मेन रोड पे गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर है। जिनको हमारे ऑफलाइन सेंटर में एडमिशन करना है, न्यू बैच अवेलेबल है 11th एंड 12th कॉमर्स का। आपको जस्ट ही अभी स्टार्ट हुआ है बैच, जिनको भी ज्वाइन करना है आप नए बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। 11th एंड 12th कॉमर्स के मल्टीपल बैच हमारे यहाँ चलते हैं और सभी बैचेस इंग्लिश मीडियम में होता है। जिनको ज्वाइन करना है स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमारे ऑफलाइन सेंटर में विजिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही बच्चे हमारे यहाँ CUET के लिए बीकॉम का कोर्सेज के लिए न्यू बैचेज अवेलेबल है। जिन बच्चे को CUET बीकॉम एम है, जिनका एम है कि हम BHU में पढ़े, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े, AU में पढ़े, DU के SRCC में पढ़े, उन बच्चों के लिए सपने को साकार करने के लिए हमारे यहाँ CUET का न्यू बैच अवेलेबल है। आप नए बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर ऐसे कोई भी स्टूडेंट है जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, डेली कहना पड़ता है सब्सक्राइब करने के लिए, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी सेशन को शेयर करिए ताकि उन तक भी कॉमर्स का एक सिस्टमेटिक कंटेंट पहुंच सके और हम आपको नए नए टॉपिक पे अपडेट देते रहेंगे और आपके जो बुक्स है, जो आपका सिलेबस है, उससे रिगार्डिंग एक सिस्टमेटिक लेक्चर आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। आप चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।